गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड नमस्ते नमस्कार। सो टुडेज सेशन इज़ फॉर हिस्ट्री पेडागोजी स्टूडेंट। जो भी हिस्ट्री पेडागोजी के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए है। पहले ही मैंने सिलेक्टिव्स आपको बता चुके हैं। सिलेक्टिव्स मतलब क्या होते हैं कि आपको हर एक यूनिट से मैंने लॉन्ग एंड शॉर्ट बताया हुआ है। देखो, जैसे कि पहले यूनिट का ही मैं कुछ डिस्कशन करी, कॉमन पेपर में बहुत कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया था। जस्ट लाइक मैं कुछ क्वेश्चंस को रिपीट कर रही हूँ। यूनिट 1 से अगर क्वेश्चंस देखते हैं, मैं 3 क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे दी हूँ। यूनिट 1 से अगर क्वेश्चन ढूंढोगे तो यहाँ पे इस पीडीएफ में आपको 3 क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे, 3 क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। ठीक है, 3 क्वेश्चंस के, एंड ये 3 ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जस्ट लाइक एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, वैल्यूज़ हो गया, इंपॉर्टेंट स्कोप हो गया, नेचर हो गया। तो ये बोल सकते हो यहाँ पे 2 लॉन्ग क्वेश्चंस बन जाते हैं। दिस आर इंपॉर्टेंट। अगर कोई भी बच्चा करता है तो 20 मार्क्स तो यहाँ से मिल जाएंगे, 20 मार्क्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे। आफ्टर दैट अनदर क्वेश्चन इज ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। आपको इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स और ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, ये 3 नाम से आपको मिल सकते हैं ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के क्वेश्चन। एंड आपके डायरेक्ट हैं। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में 3 पार्ट्स होते हैं और 3 डोमेन्स होते हैं, जैसे कि आपके हो गए कॉग्निटिव, देन इफेक्टिव एंड साइकोमोटर। मतलब कॉग्निटिव मतलब टू नो, देन इफेक्टिव मतलब टू फील, एंड टू डू, कोई काम करना है तो साइकोमोटर। ये 3 चीज़ के साथ आपका कंसेप्ट वो रहता है। हो गया। सो उस क्वेश्चन में आपको जैसे पीडीएफ मैंने दिया हुआ है, एंड आपको अगर कन्फ्यूज़न लग रहा है तो कॉमन पेडागोजी प्लेलिस्ट चेक कर लो, पढ़ लो, पूरा पेडागोजी का प्लेलिस्ट देखो, सुन के पढ़ लो, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा दोनों पेपर के लिए। ठीक है, आपको पहले पेपर में भी मैंने पढ़ाया हुआ है तो दूसरे में भी हो जाएगा। ठीक है, एंड उसके बाद 2 लॉन्ग क्वेश्चन है जो यूनिट 2 के हैं। मैंने फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन आपको बता दिया, और एक टॉपिक है फर्स्ट यूनिट से, कोरिलेशन ऑफ हिस्ट्री सब्जेक्ट विद अदर सब्जेक्ट्स, मतलब अदर स्कूल डिसिप्लिन के साथ उसका रिलेशन क्या है। तो यहाँ पे ना आपको हिस्ट्री दैट इज स्टार्ट करना है। ऐसे अगर क्वेश्चन आता है बाई चांस तो आपको ना कुछ पढ़ना नहीं है, क्योंकि उतना है नहीं इसके रिलेटेड, आपको खुद से ही लिखना पड़ेगा। यू हैव टू राइट विथ योर ओन वर्ड्स ऑनली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेंशन द इंट्रोडक्शन पार्ट, इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री देना। जैसे कि यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन से ही आपको मिल जाएगा। दैन स्कोप, नेचर, इंपॉर्टेंस दे देना, तो ऑलमोस्ट 3 पेजेस का आंसर कवर हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट आपको मेंशन करना है दैट इज अ को रिलेशन ऑफ हिस्ट्री विद द अदर सब्जेक्ट। तो हिस्ट्री के साथ दूसरे सब्जेक्ट्स का रिलेशन क्या है, तो दूसरे सब्जेक्ट्स का रिलेशन पूछा गया है। दैट मीन्स यू हैव टू मेंशन फर्स्ट हिस्ट्री क्या बोलता है। हिस्ट्री बोलता है दैट इज अ वन काइंड ऑफ एविडेंस पार्ट। ये आपने क्या कर लिया है या आपके एंसेस्टर्स ने क्या कर लिया, उसी का एविडेंस देता है हिस्ट्री। उसको मेंशन करते हुए हिस्ट्री विद जियोग्राफी, हिस्ट्री विद लिटरेचर, हिस्ट्री विद सिंगिंग और म्यूजिक, हिस्ट्री विद आर्ट्स, हिस्ट्री विद मैथमेटिक्स, हिस्ट्री विद जियोलॉजी, हिस्ट्री विद एवरी सब्जेक्ट और आर्ट एंड कल्चर। तो आपको क्या है ना, हिस्ट्री के थ्रू आप डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूजिक्स के बारे में जान सकते हो जो एंशियंट में यूज़ होते थे। एंशियंट में जो भी इंस्ट्रूमेंट भी यूज़ होते थे उसके बारे में भी हम जान सकते हैं, एंड मेनी मोर थिंग्स ऐसे। तो जियोग्राफी में, हिस्ट्री में जैसे डिफरेंट एरियाज़ के ऊपर राजा महाराजा ने बताया है कि ये राज्य उन्होंने जीता, वो राज्य उन्होंने जीता। सो दैट मीन्स यू हैव टू मेंशन दैट जियोग्राफिकल पार्ट ऑल्सो, कि हिस्ट्री के थ्रू आप जियोग्राफिकल जो जोन होते हैं, रीजन्स होते हैं, इंडिया के जो मैप्स हैं या इंडिया के जो राज्य थे, स्टेट्स थे, उसके बारे में भी आपको पता चलता है कि कौन से राजा कौन से वक्त में थे, कहाँ पे थे। तो इसके अकॉर्डिंग अगेन आपको पता चलेगा स्टार्टिंग फ्रॉम दी हड़प्पा, मोहनजोदारो, कौन सा नदी कहाँ जाता है, कौन से नदी के पास क्या हम लोग कल्टिवेट करते हैं, एवरीथिंग। सो ये आप मेंशन कर सकते हो। सिमिलरली आपको प्रोसीड करना है आर्ट्स एंड कल्चर के साथ भी, लिटरेचर के साथ भी, जो आप प्रीवियसली सुन चुके हो। तो यही है, मतलब हिस्ट्री वन काइंड ऑफ ना फिलोसॉफिकल नॉलेज है। इट प्रोवाइड्स ए वास्ट नॉलेज ऑफ फिलोसॉफी और वास्ट नॉलेज ऑफ एवरीथिंग दैट इंक्लूड्स एवरी सब्जेक्ट। तो वैसे हम लोग जानते हैं कि सारे सब्जेक्ट्स के साथ सारे सब्जेक्ट्स का कनेक्शंस होता है, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग आपको पॉइंट्स लिखने हैं। तो यहाँ पे देखो ना, अपने से ही बना के लिखना है। ठीक है, मैं हिस्ट्री के स्टूडेंट नहीं हूँ, फिर भी देखो मुझे जितना आता है उतना मैं लिख सकती हूँ। तो दैट मीन्स इसको अरेंज कर लिया तो एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। अगर सपोज आ भी गया, नहीं तो शॉर्ट में भी आया तो आप लिख सकते हो। आपको पढ़ना तक नहीं पड़ेगा अगर आपको अरेंजमेंट आता है। हो गया, फर्स्ट यूनिट के लिए इतना क्वेश्चंस करने से एनफ है। सेकंड यूनिट में हमारा क्या था, ओके, तो सेकंड यूनिट में क्या था, सेकंड यूनिट में हमारा मेनली 2 क्वेश्चंस हैं। आपके माइक्रो स्किल का क्वेश्चन नहीं है, फिर भी बोल देती हूँ कि प्रीवियस ईयर जितने भी पेपर्स मैं देख रही हूँ माइक्रो स्किल आने के चांसेस भी है। बहुत सारे पेपर्स में माइक्रो स्किल बाई चांस में आ भी सकता है, तो माइक्रो स्किल को थोड़ा पढ़ के चले जाओ।
अदरवाइज़ आ गया तो उसके और में तो क्वेश्चंस मिलेंगे ही, फिर भी थोड़ा सा आइडिया रखो, बिकॉज कमिंग टाइम पे सीटेट एग्ज़ाम है, ओटेट है, और अपकमिंग जितने भी टेट एग्ज़ाम्स होंगे उसके लिए भी बेनिफिशियल होगा। सो वहाँ पे उसको थोड़ा सा कम पढ़ना, एज ए शॉर्ट पढ़ लेना बाई चांस के लिए। एंड उसे छोड़ के 2 क्वेश्चंस आते हैं, तो दिस 2 क्वेश्चंस आर, फर्स्ट वन इज़ द पेडागोजिकल एनालिसिस एंड अनदर वन इज़ लेसन प्लान। सो पेडागोजिकल एनालिसिस 4 पॉइंट का, मतलब पेडागोजिकल एनालिसिस में 4 स्टेप्स होते हैं। अभी देखो, आपको अगर कन्फ्यूज़न है, इसका रिवीजन मैं 1-2 दिन में ही स्टार्ट करूँगी, जो आपके डाउट होंगे तो उसको हम लोग रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। अभी बात होता है कि आपका पेडागोजिकल एनालिसिस में आप क्या लिखोगे। तो स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन, पहले तो इंट्रोडक्शन लिख लो, फिर लिखो डेफिनेशन, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस, एंड स्टेप्स भी मेंशन करो विद डायग्राम। ये 2 पेज का होना चाहिए। आफ्टर दैट यू हैव टू मेंशन द पेडागोजिकल एनालिसिस एग्जाम्पल, मतलब आप क्वेश्चन पेपर कैसे बनाओगे। क्या होता है ना, पेडागोजिकल एनालिसिस में 4 स्टेप्स होते हैं। पहला तो आप कंटेंट एनालिसिस करते हो, जिस कंटेंट पे आपको पढ़ाना रहता है। दूसरा आपको मेंशन करना था ऑब्जेक्टिव, जो आप करना चाहते हो, मतलब इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव जो टर्म्स रहते हैं उसको डिफाइन करना रहता है कि बच्चों का एंट्री बिहेवियर कैसा है, कैसे उनका बिहेवियर को आप नरिश करोगे, या कौन से इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स पूरे होने चाहिए। थर्ड स्टेप में मेंशन होता है अबाउट methods, about teaching material, generic aim and specific aim, मतलब जनरल एम एंड स्पेसिफिक एम एड्स के साथ। लास्टली आपका इवैल्यूएशन रहता है, जो कंक्लूजन पॉइंट की दिखाता है, कंक्लूजन पॉइंट को दिखाता है। दैट मीन्स क्वेश्चन पेपर बनाना रहता है, इसमें आपको क्वेश्चन पेपर बनाना रहता है। एंड आपको मैं बार बार बोल चुकी हूँ, ऐसे टाइप क्वेश्चन देने हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देना है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देना है, ऐसा ही रहता है। तो ये पूरा हो गया पेडागोजिकल एनालिसिस। एक क्वेश्चन तो आप कर लोगे, एंड वहाँ पे देखना आपको हिस्ट्री सब्जेक्ट से कुछ कुछ टॉपिक मेंशन है, ठीक है। उसमें से 3 या 4 टॉपिक को मेंशन करके पढ़ के थोड़ा चले जाना। रीड करके जाओगे तो कंटेंट एनालिसिस में इजी होता है। अगर नहीं जान पा रहे हो, थोड़ा सा वीडियो देखना प्रीवियसली पेडागोजिकल एनालिसिस का, एंड बनाने को ट्राई करना, एंड मुझे सेंड कर सकते हो चेकिंग के लिए, मैं चेक कर दूँगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेसन प्लान। तो ये गारंटेड है, यूनिट 2 में पेडागोजिकल एनालिसिस और लेसन प्लान आएगा, मतलब दोनों ही आने के चांसेस है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में ही लेसन प्लान भी हो जाए, ठीक है। 100% नहीं बोलूँगी, 90% चांसेस है कि एक पेडागोजिकल एनालिसिस हो तो दूसरा उसके और में लेसन प्लान ही रहेगा। तो लेसन प्लान आपका टोटल बोल सकती हूँ कि 10 स्टेप रिएक्शन होता है, या 10 स्टेप प्रोसेस होता है। तो आपको स्टार्टिंग करना है कि व्हाट डू यू मीन बाय लेसन प्लान। अगर सोचोगे कि मैम कहाँ से लिखे लेसन प्लान के बारे में, तो मैंने अभी कुछ ही दिन पहले हर्बर्टियन प्रिंसिपल पढ़ाया था, हर्बर्टियन अप्रोच पढ़ाया था लेसन प्लान का, तो उसको मेंशन कर लो, ठीक है। उसका इंट्रो, मीनिंग, डेफिनेशन मेंशन कर लो। आफ्टर दैट लेसन प्लान का विद एग्जाम्पल एक टॉपिक लेके क्लास 6 से 10 कोई भी क्लास का आप टॉपिक ले सकते हो, एंड उसको लेके आप बनाना पड़ेगा लेसन प्लान। इतना है। देखो 2 यूनिट का क्वेश्चंस मैंने बोल दिया। अभी थर्ड यूनिट में चलते हैं। थर्ड यूनिट में ना ज़्यादा कुछ है नहीं, आप टेंशन उतना ही ले रहे हो, बट ज़्यादा कुछ है नहीं। क्या है, पहला क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम द थर्ड यूनिट, इट इज़ अबाउट करिकुलम। ये करिकुलम के रिलेटेड है। करिकुलम कैसा होना चाहिए, करिकुलम कंस्ट्रक्शन कैसा होगा, करिकुलम का स्टेप्स। बोलोगे मैम यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट लिखा है, कुछ नहीं, दोनों क्वेश्चंस को कंबाइन कर लो। आपको पॉइंट्स में बताती हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम द करिकुलम एंड सिलेबस, आप दोनों को डिफाइन करेंगे, तभी जाके आपको अच्छे से पता चलेगा क्या है। तो ना ये सेकेंड ईयर में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक पूरा बुक है इसके ऊपर। एंड करिकुलम सिलेबस आपने और भी कहाँ पे पढ़ा है, आपका डिसिप्लिन पेपर में भी पढ़ा हुआ है, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन। तो इसके अकॉर्डिंग आपको मल्टीपल एरियाज़ में, मल्टीपल बुक्स में ये सब्जेक्ट, मतलब ये टॉपिक मिल जाता है। तो इस सब्जेक्ट्स के लिए भी आपको सेम ही प्रिपेयर करना है कि क्या करोगे, करिकुलम एंड सिलेबस का इंपॉर्टेंस नहीं लिखना है, फर्स्ट इंट्रोडक्शन, देन मीनिंग, देन डेफिनेशन, देन इंपॉर्टेंस, प्रिंसिपल्स, इतना लिखना है। उसके बाद स्टेप्स में चले जाना है। वीडियो देख लेना, एक स्टेप्स होगा, 12 स्टेप उसके मेंशन होंगे। अदरवाइज मैं फिर से पढ़ा दूंगी, आपके लिए कुछ भी टाइम है तो हम लोग फिर से पढ़ लेंगे, ठीक है। रिवाइज भी हो जाएगा, आपका टेंशन भी चला जाएगा। तो ये करने से 2 क्वेश्चन बन जाएंगे लॉन्ग क्वेश्चंस का, हो गया ख़त्म। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक एक है। टेक्स्ट बुक नॉर्मली आप लोग पढ़ चुके हो, बहुत जगह पे है, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन में भी टेक्स्ट बुक था, एंड सारे पेडागोजीज में भी टेक्स्ट बुक है, इसलिए मैंने टेक्स्ट बुक पढ़ाया हुआ था। क्राइटेरिया है एनालिसिस करने के लिए कि टेक्स्ट बुक कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। इसके बाद और क्या है, दैट इज़ नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। टेक्स्ट बुक से नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंस्ट्रक्शनल एड्स के ऊपर, मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स बोल सकते हो, टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज बोल सकते हो, और आप बोल सकते हो इंस्ट्रक्शनल मीडिया और इंस्ट्रक्शनल एड्स, सबका मीनिंग एक ही है, ठीक है।
इस रिलेटेड मैंने अभी रिसेंटली कॉमर्स के बच्चों को भी पढ़ाया था। इंस्ट्रक्शनल एड्स आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ एंड कॉमर्स के बच्चों को अभी पढ़ाया था रिसेंटली, तो उसको देख लेना। TLM और टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज पूरा देख लो वीडियो। उतना लिखने के बाद 4 पेज का होगा नोट्स कि टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज होते क्या हैं, कितने टाइप के टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज है, प्रोजेक्टिव एंड नॉन प्रोजेक्टेड। ऐसे होने के बाद अगेन ऑडियो विजुअल एड्स एंड ऑडियो एड्स इतना मेंशन करना है। इसके बाद आपको मेंशन करना है एज पर योर गिवन टॉपिक, मतलब चार्ट क्या होते हैं, मॉडल्स क्या होता है, मतलब सबका 1 पैराग्राफ। चार्ट क्या है, मॉडल क्या है, फिल्म स्ट्रिप क्या है, और आपका जो भी रियल ऑब्जेक्ट्स कैसे होते हैं, ICT क्या है। ICT मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर का यूज़ एंड इंटरनेट का यूज़। तो इंटरनेट के यूज़ से आप वेरियस टाइप ऑफ ऐप्स को भी यूज़ कर सकते हो एंड वेरियस टाइप ऑफ रिसोर्सेज मिल सकते हैं। ऐसे करके आपको थोड़ा सा बना के लिखना पड़ेगा। धीरे धीरे मैं आपको देते जाऊंगी, कुछ कुछ करके देते जाऊंगी, ठीक है। अभी देखो ये क्वेश्चन बन गया, आपको भी कुछ प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन तो प्रिपेयर कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। अभी देखो नेक्स्ट क्या है, और इसके बाद का क्वेश्चन है अबाउट मैं अगर इसमें इतना ही कर लेते देन लास्ट यूनिट में चले जाओ। तो लास्ट यूनिट में ना आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जस्ट लाइक इवैल्यूएशन। एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इवैल्यूएशन। उसे छोड़ के, इवैल्यूएशन को छोड़ के थोड़ा सा जब भी इवैल्यूएशन कर रहे हो तो अचीवमेंट टेस्ट के बारे में भी याद रखना कि अचीवमेंट टेस्ट भी आ जाता है। एंड उसके ऊपर अगर चलते हो, अचीवमेंट टेस्ट, इवैल्यूएशन में क्या क्या करना है वो भी बता देते। इवैल्यूएशन दैट मीन्स यू हैव टू इवैल्यूएट स्टूडेंट्स, तो उनके अचीवमेंट के बेसिस पे आप इवैल्यूएट बच्चों को करोगे, ठीक है। अभी इवैल्यूएशन का टेक्निक्स पूछा गया, तो वेरियस टाइप ऑफ टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं एंड डिवाइसेस भी है। तो डिवाइसेस जो ऊपर आपने यूज़ किया, ऑडियो विजुअल एड्स एंड ऑडियो एड्स, उसी के रिलेटेड आपके डिवाइसेस बनते हैं, जैसे कि रेडियो, टेलीविज़न और आज के टाइम पे मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, कंप्यूटर एट्सेट्रा। टेक्निक्स में अगर पूछो कितने टेक्निक्स होते हैं, तो वेराइटीज़ ऑफ टेक्निक्स हैं, बट हम लोग यूज़ जो करते हैं जैसे कि फॉर्मेटिव, सबमेटिव, डायग्नोस्टिक एंड प्रोग्नोस्टिक। तो सबमेटिव क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑल थिंग्स, दैट इज़ अ सबमेटिव वन। अगर मैं बोलूँ एडिशन बोला गया तो एट द एंड ऑफ द सेशन जो होता है उसको हम बोलते हैं समेटिव। अगर मैं बोलूँ कि फॉर्मेटिव है तो इन बिटवीन दी टॉपिक प्रिपरेशन, मतलब आज मैंने एक टॉपिक पढ़ा है, कल एक टॉपिक पढ़ा है, उसके बीच बीच मैं छोटा छोटा टेस्ट लेते जाऊँगी, तो ड्यूरिंग दिस सेशन जो होता है उसको फॉर्मेटिव बोलते हैं। प्रोग्नोस्टिक क्या होता है कि बच्चों के प्रॉब्लम्स को एट ए टाइम सोल्यूशन देना, दैट इज़ अ प्रोग्नोस्टिक। अगर मैं बोलूँ डायग्नोस्टिक, दैट इज़ जो बच्चों में प्रॉब्लम्स हैं उसको फाइंड आउट करके एज ए डॉक्टर जैसे करते हैं ना, वैसे ही पेशेंट के साथ ट्रीट करते हैं, तो वैसे ही प्रिस्क्राइब करना है कि कौन से मटेरियल्स के थ्रू तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। सो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम रिमीडियल टीचिंग का हम यूज़ करते हैं। एंड थोड़ा सा CCE के बारे में लिख सकते हो, क्योंकि CCE इंक्लूड करता है फॉर्मेटिव, सबमेटिव, डायग्नोस्टिक। इतना करने से इवैल्यूएशन हो जाएगा। एंड मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस तो लिखना ही है, आपको नोट्स में भी दे चुकी हूँ। इसके ऊपर और एक लॉन्ग क्वेश्चन बच गया, दैट इज़ अ मैथड्स। अभी देखो मैथड्स का क्या करोगे, बोलोगे मैम पढ़ाई नहीं है, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन आपने पढ़ा हुआ है, बट यहाँ पे लेक्चर कम स्टोरी टेलिंग है। वर्ड से तो समझ रहे हो, लेक्चरिंग आप जानते हो, स्टोरी टेलिंग भी जानते हो। ड्रामाटाइजेशन मतलब ड्रामा करके जो पढ़ाते हैं। एंड सोर्स मेथड मतलब जहाँ से कलेक्ट किया जाता है इंफॉर्मेशंस को। प्रोजेक्ट मेथड पे प्रोजेक्टिंग किया जाता है। एंड फील्ड ट्रिप एक्सकर्शन में मेला हो गया, फील्ड ट्रिप हो गया, तो उसके थ्रू कैसे हिस्ट्री के डिफरेंट एरियाज़ में जा सकते हो, पहले के टाइम के जो राजा महाराजा थे उनके बारे में जान सकते हो, उसके बारे में मेंशन किया जाता है। तो इतने टॉपिक्स हैं एंड इतने टॉपिक्स को कर लोगे तो हो जाएगा। कितने लॉन्ग क्वेश्चन बने पता है, अगर मैं देख लूँ कितने लॉन्ग क्वेश्चन बने, 3 6 2 8 8 2 10 लॉन्ग क्वेश्चन दिया है। 10 लॉन्ग क्वेश्चन को अभी से भी एक एक करके अगर प्रिपेयर करते हो तो हो जाएगा। हर दिन एक एक प्रिपेयर करना तो हो जाएगा। सो आज का वीडियो इसीलिए बना कि आपको पता चले कि कितने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, ठीक है। मतलब वीडियो भी बना दिया है कि बाद में देख सको। एंड उसके साथ मैं आपको पहला क्वेश्चन आज डिस्कस करना स्टार्ट कर रही हूँ, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ हिस्ट्री। तो स्टार्टिंग कैसे करोगे, बोलोगे मैम इंट्रो नहीं देना है क्या, ऑब्वियस इंट्रो देंगे हम। सो इंट्रो यहाँ से स्टार्ट करना, फर्स्ट इतने पॉइंट्स को मेंशन करोगे, ये जो इंट्रो पार्ट है। आफ्टर दैट आप ऊपर जाओगे मीनिंग पार्ट में। तो इंट्रो पार्ट में देखो, अकॉर्डिंग टू डिक्शनरीज, अगर हम डिक्शनरीज को चेक करते हैं तो हिस्ट्री मीन्स एन अकाउंट ऑफ पब्लिक इवेंट। अगर मैं बोलूँ कि क्या है, सोच लो एक रफ पेपर लिया आपने, तो रफ पेपर में क्या होता है, सारे चीज़ों को आप चिट्ठा बना के लिखते हो ना, छोटे छोटे पॉइंट्स को लिखते हो, वैसे ही एक है।
एक अकाउंट ऑफ पब्लिक इवेंट्स है, मतलब इसको अगर देखना चाहोगे ओपन करोगे तो यहाँ पे लॉट्स ऑफ पब्लिक इवेंट्स मिलेंगे, मतलब लोगों ने क्या काम किया है, कौन से राजा ने क्या किया है, कौन से रानी ने क्या किया है, ब्रिटिशर्स कब थे, एजुकेशन सिस्टम कैसा था, कल्टिवेट क्या होता था, सब कुछ चीज़ों के बारे में पब्लिक इवेंट्स, जितने भी पब्लिक इवेंट्स हुए हैं, इंसिडेंट्स हुए हैं, उसके बारे में मेंशन होगा. ऑल दिस गो ऑन टू एक्सप्लेन द टर्म ऑफ हिस्ट्री सफिशिएंटली. ये सारा क्या बताता है कि हिस्ट्री टर्म को अच्छे से सफिशिएंटली एक्सप्लेन कर देता है. इन द सेंस वट एवर हैज़ ऑकर्ड ऑन दिस अर्थ. अगर मैं बोलना चाहूँ कि अगर इस वे से समझे कि जो भी चीज़ें पहले हो चुकी है, मतलब इस अर्थ पे जो भी चीज़ें पहले हो चुकी है, जो चीज़ें एक्सप्लोर हो चुकी है, जो चीज़ें रिकॉर्ड हो चुकी है, उसी को ऑल टोटल हम बोल सकते हैं हिस्ट्री. उसी को ऑल टोटल क्या बोलोगे, हिस्ट्री बोलोगे. ठीक है. अभी नेक्स्ट इतना पोर्शन के बाद ऊपर चलो, दैट इज अ मीनिंग. दैट इज अ मीनिंग. तो फर्स्ट पॉइंट मीनिंग क्या है, इटाइमोलॉजिकल व्यू पॉइंट से देख लो. इटाइमोलॉजिकल व्यू पॉइंट से देख लो ये क्या है ना. इटाइमोलॉजिकल व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग द वर्ड हिस्ट्री हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड. हिस्ट्री वर्ड कहाँ से आया है, ग्रीक वर्ड से आया है. ग्रीक वर्ड में इसको बोला गया हिस्टोरिया. ग्रीक वर्ड में इसको क्या बोला गया, हिस्टोरिया. हिस्टोरिया हिस्टोरिया बोला गया, हिस्टोरिया. तो हिस्टोरिया का मतलब हो गया विच मीन्स टू नो, टू फाइंड आउट और टू एक्सप्लोर. किसी चीज़ को जानना, किसी चीज़ के बारे में छानबीन करना, या फिर किसी चीज़ को एक्सप्लोर करना. डिस्कवरी आप बोल सकते हो, वन काइंड ऑफ डिस्कवरी ऑल्सो. ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस, जैसे होता है ना जूलॉजिस्ट, जूलॉजी के बारे में रिसर्च किया तो जूलॉजिस्ट, वैसे ही हो गया हिस्ट्री के बारे में जिन्होंने रिसर्च किया लिखा हिस्टोरियन. ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ हिस्ट्री. तो इनको क्या बोला गया, फादर ऑफ history, Herodotus. Okay, so he had compiled different events of history on the basis of stories and folk tales in 500 BC. तो इन्होंने पूरा क्या क्या है 500 BC तक, इन 500 BC में, मतलब उस पॉइंट तक जो जो चीज़ें हुआ था उसको एक कंपाइल्ड किया. मतलब ऐसे स्टैक बोल सकते हो, कंपाइल्ड बोल सकते हो, एक के बाद एक इवेंट्स के नोट्स बना लिए एंड डिफरेंट इवेंट्स को इस बेसिस पे स्टोरी जैसा या फोक टेल जैसा, जैसा लोगों को बता सको ऐसा बना लिया. अभी नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं. हो गया. सो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशंस तो कुछ देने पड़ेंगे. तो अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे एक पर्सन का नाम है मैटलैंड. ठीक है, क्या है पर्सन का नाम, मैटलैंड. सो अकॉर्डिंग टू मैटलैंड उन्होंने क्या मेंशन किया, ओके, व्हाट मैन हैव डन एंड अबव ऑल व्हाट दे हैव थॉट, दैट इज हिस्ट्री. क्या इंसान सोचते हैं एंड क्या इंसान करता है, दैट मीन्स मैटलैंड ने बोला कि इंसान क्या सोच चुके हैं, क्या इंसान करते हैं, सारी चीज़ों को अगर कंबाइन कर लो तो दैट इज हिस्ट्री, वो हमारा हिस्ट्री है. सम डेफिनेशन अगेन डिफरेंट हिस्टोरियंस के थ्रू जो भी दिया गया है. नेपोलियन, फर्स्ट कौन है, नेपोलियन. सो नेपोलियन सेड हिस्ट्री इज ए फेबल एग्रीड अपॉन. ठीक है, फेबल एग्रीड अपॉन, जो चीज़ें हो गई है उसके ऊपर अगर आप छोटे छोटे चीज़ों को टुकड़े में देखते हो ना, तो वो उसको कंबाइन करने से हिस्ट्री मिल जाएगा. सो हिस्ट्री ये हो गया. और पर्सन का देख लेते हैं, जो आपको बेटर लगे उसको लिख लेना. क्रोमवेल, अकॉर्डिंग टू क्रोमवेल, क्रोमवेल ने क्या बोला, गॉड मैनिफेस्टेड हिमसेल्फ इन हिस्ट्री. भगवान खुद को नियोजित कर चुके हैं या फिर समर्पित कर चुके हैं हिस्ट्री के द्वारा. मतलब हिस्ट्री में उन्होंने जो भी इंसान बनाया, इंसानों ने काम किया, तो उसी से हिस्ट्री बन गया, इवेंट्स बन गए, इंसिडेंट्स बन गए, इसलिए हिस्ट्री बन गया. अभी क्या करना है, नेचर ऑफ हिस्ट्री देखते हैं. नेचर ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, टोटल 10 पॉइंट दे रही हूँ नेचर ऑफ हिस्ट्री में. सो फर्स्ट पॉइंट, events, facts, opinion existing in history cannot be synthesized so minutely as can be done in scientific synthesis. अगर मैं बोलूँ कि जो भी इवेंट्स हैं, जितने भी फैक्ट्स हैं, ओपिनियन हैं, जितने भी हिस्ट्री में अभी तक एग्जिस्ट करें, जिससे हम लोग बहुत सारा नॉलेज लेते हैं, ये सारे नहीं बन पाते अगर साइंटिफिक सिंथेसिस नहीं होता, अगर साइंस के थ्रू नए नई चीज़ें नहीं बनती और नया कुछ उद्भावन नहीं होता. हिस्ट्री इज रिलेटेड टू ह्यूमन इवेंट्स. हिस्ट्री को हम लोग क्या बोले, नहीं, ह्यूमन इवेंट्स है, इंसानों से जुड़े हुए कुछ कार्य हैं या उनका ओपिनियन है या एक्टिविटीज़ है जो कि एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल एक्सपेरिमेंट्स कैन नॉट बी कंडक्टेड ऑन दैम. ये एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू नहीं हो सकता, ये खुद ब खुद हो जाता है एंड उसी को हमने पास्ट चला गया जो ना, उसको मिला के हमने हिस्ट्री बना लिया. इन साइंस वी कैन कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट ओवर मेनी टाइम्स. साइंस में क्या होता है ना, आप एक ही चीज़ के ऊपर बहुत बार एक्सपेरिमेंट कर सकते हो. बट इन हिस्ट्री एनी इवेंट कैन टेक्स प्लेस ओनली वंस. हिस्ट्री में सिर्फ कोई भी चीज़ हो, कोई भी इवेंट हो, इंसिडेंट्स हो, वो एक ही बार होता है, नॉट अगेन एंड अगेन, बार बार नहीं हो सकता. हिस्ट्री हैज़ नो फॉर्म एंड डेफिनाइट प्रिंसिपल्स नॉर
can then they be formulated as कैन बी डन इन नेचुरल साइंसेस। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे फॉर्मूलाज, थ्योरीज, प्रिंसिपल्स साइंस में बनते हैं, नेचुरल साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में बनते हैं, वैसा यहाँ पे नहीं है। इसका कोई डेफिनेट प्रिंसिपल्स नहीं है या फिर इसके कोई भी रूल्स रेगुलेशन नहीं है, ये इवेंट्स के ऊपर बेस्ड करता है। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल वी कैन डिड्यूस द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल थ्रू ए डेफिनेट फार्मूला। जैसे कि हमें अगर एक एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, एक ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो उसके लिए हमें फार्मूला पुट करना पड़ेगा। ABC का आपको बेस लेना है, जैसे कि यहाँ पे हमने साइड्स ले लिया, साइड्स का मेजरमेंट डाला एंड निकल गया। बट ये हिस्ट्री में नहीं हो सकता। ऑब्जेक्टिविटी ऑफ हिस्ट्री इज टू इज डाउटफुल। मतलब इसके जो उद्देश्य हैं वो अभी तक डाउटफुल ही है कि एज नो टू हिस्टोरियंस एग्री विथ एनी वन व्यू पॉइंट। मतलब अभी तक भी कोई दो हिस्टोरियन, मतलब दो ऐतिहासिक जो इंसान हैं, जो इतिहास के ऊपर रचयिता हैं, वो कभी भी एक पॉइंट पे एग्री नहीं हुए। हमेशा क्या होता है, दो डिफरेंट पॉइंट में जाता है। बट इन साइंस ऑल पीपल एग्री दैट हाइड्रोजन ऑक्सीजन इन ए सर्टेन रेशियो फॉर्म वाटर। जैसे कि हम साइंस में बोल सकते हैं अगर वो सही है, फॉर्मूला मैच हो जाता है, उसके कुछ एक्सपेरिमेंट्स मैच हो जाते हैं, तो दोनों के कॉम्बिनेशन में वाटर बन जाएगा। मगर हिस्ट्री में ऐसा नहीं है। अभी देखो नेक्स्ट, हिस्ट्री इज ए सोशल साइंस। आप बोल सकते हो हिस्ट्री एक सोशल साइंस है। वी हैव स्टडीड दैट द चीप एम ऑफ हिस्ट्री इज टू एक्सप्लोर द ट्रूथ। हम लोग जो भी एम्स पढ़ते हैं हिस्ट्री में वो सारे क्यों हैं ना, ट्रूथ को ढूंढने के लिए, सच्चाई को ढूंढने के लिए है। सो इट इज अ साइंस ऑफ दिस नेचर। मतलब आप बोल सकते हो ये भी नेचर का ही एक साइंस है। फैक्ट्स आर कंपाइल्ड। यहाँ पे फैक्ट्स को, जितने भी नॉलेज होते हैं या इवेंट्स होते हैं, उसको एक के बाद एक अरेंज करके दिया जाता है साइंटिफिक रिसोर्सेज के बेसिस पे और सोर्सेज के बेसिस पे। हिस्टोरिकल इवेंट्स आर क्रोनोलॉजिकल, टाइम टू टाइम होता है, मतलब टाइम के साथ ये चेंजेस होते हैं एंड इसके कंक्लूजन एक्यूरेट होते हैं, मतलब जो घटना घटी है उसी के बारे में ही होगा, एंड साइंटिफिक भी होती है। हिस्टोरिकल फैक्ट्स आर एनालाइज केयरफुली, लॉजिकली, विदाउट एनी प्रिजुडिस। इसके लिए कुछ लॉ नहीं होता, रेगुलेशंस नहीं होता, इसको एनालाइज करना पड़ता है केयरफुली एंड लॉजिकली। हिस्ट्री, इन हिस्ट्री वी अराइव एट द ट्रूथ थ्रू कंपेरेटिव ऑब्जर्वेशंस। हम लोग अगर हिस्ट्री के कंक्लूजन तक पहुंचना चाहते हैं, ट्रूथ तक पहुंचना चाहते हैं, हमें कंपैरिजन करना पड़ता है। अभी देखो यहाँ पे आपको नेक्स्ट जाना है कहाँ पे, स्कोप ऑफ हिस्ट्री में। स्कोप ऑफ हिस्ट्री अगर कर लोगे देन सिग्निफिकेंस, देन ये एंड हो जाएगा एक लॉन्ग क्वेश्चन का, देन मैं दूसरा नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी, ठीक है। तो स्कोप ऑफ हिस्ट्री क्या है? इन इट्स इन्फेंसी, मतलब अगर हम हिस्ट्री का बचपना देखते हैं, मतलब बचपन, द स्कोप ऑफ हिस्ट्री वॉज क्वाइट लिमिटेड। मतलब देखो छोटा है तो उसका लिमिटेड पॉइंट तक जाएगा, नैरो होगा, एंड इट वॉज लिमिटेड टू ओनली द टेल्स ऑफ द पावरफुल एंड फेमस पीपल। मतलब लोगों के बारे में बताना, जो फेमस पर्सन है उसके बारे में बताना, उनके जो भी पर्पस है उसके बारे में बताना, इतना ही काम था। तो इसलिए इसको बोल सकते हो डाइडेक्टिक बोला गया। डाइडेक्टिक दो तरफा होता है, ठीक है। बट जैसे जैसे स्कोप एडवांस होते गए, एक्सपांड होते गए, मतलब विथ टाइम एक्सपांड होते गया, वैसे ही इसको भी एक्सपांड करना पड़ेगा। एंड इसका जो लिमिट था वो ज़्यादा बढ़ गया, इसको लिमिटलेस बना दिया गया। देयरफॉर सेवरल ऑफ Therefore, several of its branches came into being, such as history of language, history of culture and civilization, history of science, history of politics, even history of history and so on. इसलिए इसके बहुत सारे ब्रांचेस बन गए, जैसे कि मतलब हमारे जान पहचान में आ गए हिस्ट्री के डिफरेंट सब्जेक्ट्स और पार्ट्स, जैसे कि लैंग्वेज का हिस्ट्री, हिस्ट्री का कल्चर, कल्चर ऑफ हिस्ट्री, सिविलाइजेशन, जनजाति कैसे आए उसके ऊपर, साइंस का हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स, हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री एंड सो ऑन, ऐसे ही कुछ आने लगे। एंड ये सारे ह्यूमन लाइफ्स के रिलेटेड ही है, ये सारे डिस्क्राइब करते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर, एंड उसको एनालाइज करने के बाद, वेरीफाई करने के बाद ही हमें पता चलता है। दस हिस्ट्री इज द स्टोरी ऑफ एक्सप्लोरेशन, इसलिए बोला गया स्टोरी ऑफ एक्सप्लोरेशन है, मतलब हिस्ट्री के थ्रू हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, फैक्ट्स को जान सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। अगर मैं इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस में जाती हूँ तो चले जाओ। So knowledge of heritage, psychological satisfaction, cultural origin, knowledge, cultivation of integration, satisfaction of curiosity, cultivation of mental faculties and knowledge of evolution। मतलब क्या है, एक के बाद एक समझते हैं। नॉलेज ऑफ हेरिटेज, मतलब देखो डिफरेंट जगहों के बारे में हमने हिस्ट्री से ही जाना है कि इतने सारे जगह थे, इतने सारे पावरफुल वर्ड्स वहाँ पे हुआ है, एंड इकोनॉमिक, हिस्टोरिकल एंड लिटरेरी हेरिटेज के ऊपर हमने बहुत कुछ जाना। साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, हम हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, इसलिए ये हमें सेटिस्फैक्शन देता है। कभी कभी हम राजाओं के बारे में जानते हैं तो हमें प्राउड फीलिंग होता है। कल्चरल ऑरिजिन, कल्चर्स के बारे में पता चलता है, डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर्स, एंड व्हिच कल्चर इज वेरी आइडियल टू अस एंड व्हिच कल्चर इज कॉल्ड कल्चर ऑफ होल, कंप्लीट कल्चर कौन सा है।
तो इसके बेसिस पे सोसाइटी बनती है। नॉलेज मिलता है डिफरेंट चीज़ों के ऊपर, सेवरल जो मिस्टेक्स हो चुके हैं एंड जो भी करेक्शन चाहिए उसको हम करेक्ट कर सकते हैं। कल्टिवेशन ऑफ इंटीग्रेशन ना, हिस्ट्री ऑल्सो हेल्प्स अ रेस, हमें जाति प्रथा के ऊपर बताता है, नेशन के बारे में बताता है एंड कैसे लोगों को जोड़े एक साथ, इंटीग्रेशन किया जाए उसके बारे में। सेटिस्फैक्शन ऑफ क्यूरियोसिटी, जानने का जो इच्छा होता है ना, उस क्यूरियोसिटी लेवल को हिस्ट्री ही कंप्लीट करता है, बच्चों के क्यूरियोसिटीज़ को कंप्लीट करता है। कल्टिवेशन ऑफ मेंटल फैकल्टीज, क्योंकि आप जीके जीएस जानते हो ना, हिस्ट्री के ऊपर ही पढ़ते हो, इवेंट, कस्टम, ट्रेडिशंस, पीरियड, डायरेक्शन, कंट्रीज, इतनी सारी चीज़ों के ऊपर जानते हो, इसलिए आपका मेंटल फैकल्टीज है, मतलब मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है। नॉलेज ऑफ इवोल्यूशन, पहले कैसा था, अब कैसा है, आगे कैसा होगा, ये सारा चीज़ हम जान सकते हैं। मतलब पहले कैसा था ये जानोगे तभी तो फ्यूचर प्लानिंग करोगे। तो नॉलेज ऑफ इवोल्यूशन भी पता चला कि इंसान कैसे आए, कैसे एक बेयर लैंड बिल्डिंग में कन्वर्ट हो गया, कैसे नदियों में बांध आ गए। तो ये सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज यहाँ से मिलता है। इसलिए हिस्ट्री एक एविडेंस देता है, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ों के ऊपर एविडेंस प्रोवाइड करता है। ये प्रोवाइड करता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल, जैसे कि मेंटल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स हो सके। सो आई होप इतना समझ आयो। ये फर्स्ट क्वेश्चन था और 2-4 क्वेश्चन हैं, मैं धीरे धीरे आपको प्रोवाइड कर दूंगी, क्योंकि क्लासेस में बच्चे बहुत ही कम आते हैं। सो दैट ऐसा मुझे करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। एंड जो भी अपकमिंग क्लासेस होंगे उसमें मैं क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूँगी प्रीवियस ईयर का, एंड उसके साथ आपको जो चीज़ नहीं आता है, समझ नहीं आ रहा है या भूल जा रहे हो, उसको भी पढ़ा दूँगी। सो आई होप इतना समझ आया हो। थैंक यू सो मच। Good evening students, welcome back to my channel VA Detailing. Today's class is about history pedagogy and this is the second class regarding your the rest portion. तो ये क्या है, आपका हिस्ट्री पेडागोजी रिलेटेड क्लास है। एंड पहले क्लास में हमने आधा कुछ पोर्शन किया था जो अपलोड हुआ नहीं है, हो जाएगा। एंड कल तक अपलोड होने का चांसेस है, कल परसों तक पूरे आ जाएंगे। एंड कुछ नोट्स आपको ग्रुप में प्रोवाइड किया गया है। बच्चों का रिस्पांस बहुत ही ख़राब रहा है, बिकॉज 3-4 बच्चे ही रिस्पांस कर रहे हैं, अदरवाइज़ कोई नहीं कर रहा है। सो दैट ऐसे मुझे आपको प्रोवाइड करना पड़ रहा है। एंड 2-3 और दिन लगेंगे वीडियोस पूरे कंप्लीट होने में, जैसे कि पेडागोजिकल एनालिसिस हो गया या लेसन प्लान्स हो गया, इवैल्यूएशन और आपके जो भी एक्स्ट्रा पोर्शंस है, जैसे और भी ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसका वीडियो देख के आप प्रिपेयर कर सकते हो। एंड बाकी का जो भी पोर्शन है, छोटा मोटा पोर्शन है, जैसे कि आप लोगों ने स्टोरी टेलिंग मेथड नहीं पढ़ा है, सोर्स मेथड नहीं पढ़ा है, तो डिस्कशन मेथड नहीं पढ़ा, तो उस मेथड्स के ऊपर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। प्लस आपके जो भी जितने भी छोटे छोटे से TLM है और लर्निंग रिसोर्सेस है और टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस और टीचिंग लर्निंग मटेरियल और इंस्ट्रक्शनल एड्स हैं, उसके ऊपर कल के क्लास में मैं बता दूंगी। जैसे कि उसमें मेंशन्ड है अबाउट फिल्म स्ट्रिप और बैटल प्लान, फ्लो चार्ट, पिक्चर्स, तो उसमें कुछ कुछ टॉपिक्स मैंने अभी भी इंक्लूड किए हैं। कंप्यूटर एंड इंटरनेट, उसका नोट्स प्रोवाइड कर दिया है, मैं ढूंढ के आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ। इसके बाद जो भी बाकी है वो कल के वीडियो में आ जाएगा, बट आज के लिए इतना ही कर लेते हैं फटाफट से। दैट इज़ द वैल्यूज़ एंड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट कर लेते हैं। सो वैल्यूज़ एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ टीचिंग ऑफ हिस्ट्री, देखो ये दोनों के लिए काम में आएगा, वैल्यूज़ में भी काम आएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग हिस्ट्री में भी आएगा, कौन से वैल्यूज़ को प्रोवाइड कर रहा है। सो दिस इज़ वन काइंड ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन ऑल्सो। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के साथ या फिर अलग से भी। बट अलग से आया तो आपको स्टार्टिंग वैसे ही करना पड़ेगा जो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा है। कैसा है, फर्स्ट हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री का मीनिंग, डेफिनेशन एंड उसका नेचर, जो भी मैंने आपको पढ़ाया उतना लिखने के बाद आपको वैल्यूज़ में आना पड़ेगा। अगर सपोज इंपॉर्टेंस भी आता है तो उतना लिख के बाद ही आना पड़ेगा, लिखने के बाद ही आना पड़ेगा। सो हम कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे कवर अप करते हैं। देखो फर्स्ट पॉइंट, फॉर बेटर लाइफ, हिस्ट्री क्यों बनता है ना, हमारे बेटर लाइफ के लिए हिस्ट्री बनता है। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इज़ नेसेसरी फॉर द बेटर सिविल लाइफ, हमें सिविलाइज्ड करने के लिए, बताने के लिए कि हम पहले कैसे थे अब कैसे हैं, जो डिफरेंस आया, जो चेंजेस आया, इवोल्यूशन आया, उसको बताने के लिए इसे यूज़ किया गया है। इट इंट्रोड्यूसेस सच क्वालिटीज़ इन अस विच आर नेसेसरी फॉर द हेल्दी एंड बेटर लाइफ। अभी मैंने समझा है कि लिविंग ऑफ अर्थ और कल्चर और डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज के बारे में एविडेंस प्रोवाइड करता है हिस्ट्री। सो दैट इसको जान के आप क्या कर सकते हो ना, अपना लाइफ का जो क्वालिटीज़ हैं वो इम्प्रूव हो सकता है, तो बेटर लाइफ मिलेगा। एंड हेल्दी बेटर लाइफ मिला तो हम लोग आगे भी बढ़ते जाएंगे। ओके, फॉर दिस पर्पस द स्टडी ऑफ हिस्ट्री बिकम्स इंडिस्पेंसेबल, इसलिए ये अभिन्न है, हमसे अलग नहीं है।
हमसे जुड़े हुए हैं। इन अदर वर्ड्स अगर मैं बोलूँ, हिस्ट्री टीचर्स अस, हिस्ट्री क्या बताता है कि कैसे जीना है, ठीक है, द आर्ट ऑफ लिविंग। हिस्ट्री और भी बोलता है कि गुड लाइफ डिपेंड्स ऑन spirits such as love, cooperation, sympathy, tolerance. History teaches us and cultivates these good traits, ये जो good characters हैं हमारे अंदर, उसके बारे में. Thus we can say that the study of history is vital for leading a better life. तो better life के लिए, आगे बढ़ने के लिए, बहुत ही अच्छे लाइफ के लिए हमें हिस्ट्री चाहिए. तो ये फर्स्ट पॉइंट है. यूजफुल फॉर कॉमन पीपल. आपको एग्ज़ाम के टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. एक बार सुन के भी जाओगे तो आपका हो जाएगा पूरा, इसलिए सिर्फ सुन लेना अच्छे से एंड उसको पढ़ लेना तो हो जाएगा. तो यूज़फुल फॉर कॉमन पीपल. द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर कॉमन पीपल टू. मतलब ये जो है कि नॉलेज, हिस्ट्री का नॉलेज रखना है, तो ये हिस्ट्री का जो नॉलेज है ये सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. कॉमन लोग के लिए भी, अनकॉमन लोग के लिए भी, सबके लिए मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है. इन द डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम. अगर मैं आज का पॉलिटिकल सिस्टम भी बोलती हूँ, ये पहले का भी जो पॉलिटिकल सिस्टम था, जब से हम लोग इंडिपेंडेंट हो गए हैं, मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस का, तो आफ्टर 1947 हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में लिव करते हैं, बिकॉज हमारे पास बहुत सारे राइट्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जिसके थ्रू हम कॉन्स्टिट्यूशंस के रूल्स को मानते हुए वोट दे सकते हैं. ओके, वी हैव द पावर ऑफ दैट इलेक्शन, दैट मीन्स गिविंग वोट्स टू इलेक्टेड मेंबर्स. सो हम लोग मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं, उसके वो वोट देते हैं एंड जिताते हैं, तो उसके बाद होता है. सो दैट मीन्स द स्टडी ऑफ हिस्ट्री अगेन एसेंशियल फॉर दी फॉलोइंग व्यू पॉइंट्स. उस हिसाब से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है. थर्ड पॉइंट में चले आओ, टू एक्वेंट विद द राइट्स एंड ड्यूटीज़. अभी बोल भी चुकी मैं कि हिस्ट्री बताता है कि पहले के टाइम पे हमारा राइट्स एंड ड्यूटीज़ कैसा था, आज के टाइम पे कैसा है. दैट मीन्स देयर इज़ वास्ट चेंजेस इन दैट राइट्स एंड ड्यूटीज़. उस टाइम पे गवर्नमेंट नहीं था, एंड अभी नाउ इट इज़ इंडिया हैज़ अ ओन गवर्नमेंट. सो इंडिया के पास अपना गवर्नमेंट है. सो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो देयर. सो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बहुत सारे राइट्स एंड रेगुलेशन हमें असाइन किया गया है सिटीज़न बनने के लिए. तो सिटीज़न कैन नो देयर राइट्स एंड ड्यूटीज़ ओनली थ्रू हिस्ट्री. अपना राइट्स सिटीजन्स जान पाएंगे, ड्यूटीज़ को जान पाएंगे सिर्फ हिस्ट्री के थ्रू, एंड उसको एंजॉय भी कर सकते हैं. ठीक है. टू टीच पॉलिटिकल सिस्टम को चलाने के लिए, अभी मैंने बोला कि वी इलेक्ट द मेंबर ऑफ संविधान. आप बोल सकते हो कि संविधान में जो भी इलेक्शन का एक प्रोसेस है, उसके लिए हम मेंबर्स को इलेक्ट कर सकते हैं, एंड दैट इलेक्टेड मेंबर शुड बी प्रेजेंट इन द पार्लियामेंट एंड मेंटेन आवर डिफरेंट राइट्स थ्रू देयर वर्क्स, थ्रू देयर एक्टिविटीज़. बहुत सारे वर्क्स एंड एक्टिविटीज़ के थ्रू मेंटेन कर पाते हैं. सो ये क्या होता है ना, सिटीज़न ही सबसे ऊपर में है, एंड उन्होंने ऑक्यूपाई किया है द हाईएस्ट पोस्ट. ठीक है. अभी डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम अगर बोल लूँ, तो ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम सोच लो, ये पॉलिटिकल सिस्टम कंट्री को चलाता है, टोटल कंट्री को चलाता है. सो ये सबसे ऊपर हो गया बिकॉज हाईएस्ट पोस्ट में है. एंड एडिक्वेट अगर लर्निंग हम लोग कर लेंगे अबाउट पॉलिटिकल सिस्टम्स के बारे में, तो बहुत कुछ सीख जाएंगे. ठीक है. प्लस हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा वेलबींग के लिए, फैसिलिटीज़ मिलेगा, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा, एंड नॉलेज ऑफ हिस्ट्री से हम सब ये कर सकते हैं. फॉर कल्टिवेशन ऑफ नेशनलिज्म, मतलब ये होता है ना देश के लिए प्यार. ठीक है ना, अपनी कंट्री के लिए जो लव है, ये अराइज होता है थ्रू हिस्ट्री. तो हिस्ट्री अगर मतलब हम लोग पढ़ते हैं, सो द सेंस ऑफ नेशनलिज्म शुड बी कल्टिवेटेड. ये लोगों के अंदर सेंस ऑफ नेशनलिज्म का डेवलपमेंट करता है. नेशनल प्रोग्रेस होता है, इंटीग्रिटी होता है, इक्वालिटी, पीस, प्रोग्रेस, कल्चर फॉर सिविलाइजेशन, सारी चीज़ों का डेवलपमेंट होता है. मतलब हम बोल सकते हैं नो नेशन कैन प्रोग्रेस अंटिल इट्स सिटीजन्स आर वर्किंग टू देयर सेंस ऑफ नेशनलिज्म. अगर कोई भी नेशन का प्रोग्रेस चाहते हो, तो सिटीजन्स को एक्टिव होना पड़ेगा, एंड उनको नेशन मतलब बोल सकते हो देश के लिए प्रेम जागृत करना पड़ेगा. अदरवाइज नेशन का डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है. नेशन में अगर स्पिरिट ना हो, स्पिरिट ऑफ लव, केयर एंड क्यूरियोसिटी, देश के लिए कोई भी प्यार ना हो, तो हमारा नेशन भी प्रोग्रेस नहीं कर सकता. सो इसलिए लैंग्वेज, रीजनलिज्म, कास्टिज्म, ऑर्थोडॉक्सी, ये सारे एंटी नेशनल थिंग्स का डेवलपमेंट होता है. इसीलिए एंटी नेशनलिज्म का डेवलपमेंट हो जाता है. तो ये सबको हटाने के लिए हमें नेशनलिज्म का डेवलपमेंट करवाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल है ओनली हिस्ट्री के थ्रू. फॉर कल्टिवेशन ऑफ सेंस ऑफ वर्ल्ड्स, ब्रदरहुड एंड इंटरनेशनलिज्म. नेशनलिज्म पढ़ा, अभी इंटरनेशनल पॉइंट पे वही लिखना है. मतलब देखो, भाईचारा बढ़ाना है. ठीक है, भातृभाव बढ़ाना है, भाईचारा बढ़ाना है, लोगों के अंदर जो प्रेम भाव होना चाहिए वो रहेगा.
ताकि जितने भी इंटरनेशनल मतलब अंतर्जातिक जो देश हैं तो उसके अंदर कनेक्शन बना रहे, एक दूसरे से वो जुड़े रहें, एंड उससे क्या होगा ना, हमारा देश का भी डेवलपमेंट होगा, उनका भी होगा, और एक साथ हम लोग आगे बढ़ सकेंगे। सो इसलिए बहुत सारे ग्लोबली कमिटीज़ भी बनते हैं, सार्क हो गया, G20 हो गया, ऐसे बहुत सारे बनते हैं, एंड इसमें बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं, ब्रिक्स हो गए, WHO हो गया, वहाँ पे पार्टिसिपेशन करते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के मेंबर्स। तो ये हो गया क्यों ना, एक साथ मिलजुल के अगर काम करेंगे तो भाईचारा बना रहेगा, एंड एक दूसरे को हम हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि नो वन कैन लीव ए लाइफ सिंगली, और अलोन जीने से प्रोग्रेस नहीं होता है। सो दैट हमें एक साथ मिल के जीना है। सो वर्ल्ड में नेशनलिज्म के बाद इंटरनेशनलिज्म लाना है, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट ठीक है ग्लोबल विलेज, ठीक है, ग्लोबल विलेज, गाँव को आगे बढ़ाना है, ग्लोबल विलेज, गाँव को आगे बढ़ाना है, ग्लोबल विलेज। सो ये अगर बढ़ जाता है दैन फैमिली सबका डेवलपमेंट बहुत आगे चला जाएगा। चलो, फॉर आइडियल लीडरशिप, लीडरशिप कैरेक्टर is very important for every person, because some persons are very shy, some persons are not talk about their own duties or own needs to, they think that all things are good, all things happen by own. सो ये सारी चीज़ों को हटाना है, लोगों के अंदर नेगेटिव चीज़ें नहीं, पॉजिटिव चीज़ों को लाना है कि खुद के इंटरेस्ट के लिए मत करो, सेल्फिश इंटरेस्ट का कोई जगह नहीं है, एक साथ मिल के जाना है। तो दैट इज़, हमारे पास लीडरशिप कैरेक्टर होगा तभी तो हम आगे बढ़ेंगे, एंड दैट शुड बी मैनेज्ड बाय हिस्ट्री, दैट शुड बी मैनेज्ड बाय हिस्ट्री, बिकॉज पीपल आर द मासेस, दे आर द वोटर्स। देखो हम लोग बहुत नंबर्स में हैं और हम लोग वोटर्स भी हैं, तो हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि हमारा कंट्री का डेवलपमेंट कैसा होगा। सो अगर हम अपना लीडर्स को सिलेक्ट नहीं करेंगे, बेटर लीडर सिलेक्ट नहीं करेंगे, सो दैट हमारा कंट्री का प्रोग्रेस भी डाउन हो जाएगा। एंड हम लीडरशिप कैरेक्टर को कैरी करते हैं, सो दैट हम वोट देते हैं प्रॉपर पर्सन को, हमारे चॉइस के अकॉर्डिंग, जो हमारे नीड को फुलफिल कर सके। सो एक मेंबर जब लीडर बन के आ जाता है हमारे इलेक्शन के बाद, वोटिंग के बाद, तो वो पर्सन हमारे लिए सोच सके। सो दैट for ideal leadership it is also important and such leader can be constructed by the teaching of history। ऐसे लीडर्स कैसे बनते हैं ना, हिस्ट्री पढ़ने से। हिस्ट्री कैन हेल्प इन द कल्टिवेशन ऑफ सेल्फलेस सर्विस, खुद के लिए नहीं सबके लिए करना है। खुद के लिए सोच के अगर सर्विस दोगे तो वो लीडर नहीं है, सबके लिए सोचेगा जो। ऑनेस्टी रहना चाहिए, सिंपैथी एंड प्रिजर्वेंस, दैट इज सॉरी प्रिजर्वेंस बोलूँ, परसिवरेंस, परसिवरेंस एट्सेट्रा। सो प्रिजर्वेंस हो गया, सो सॉरी परसिवरेंस है। सो परसिवरेंस मतलब खुद के लिए नहीं सोचना, एंड सारी चीज़ों को लेके चलना, सबको अपना फैमिली मेम्बर जैसा थिंक करना, एंड ब्लड रिलेशन ना होते हुए भी एक साथ मिलके चलना। तो ऐसे टाइप का एक मीनिंग आता है। तो यहाँ पे हो गया आपका फॉर आइडियल। सो नेक्स्ट पार्ट इज़ अ फॉर सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। अनदर पॉइंट आया डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी तो आप जानते ही हैं, डेमोस प्लस क्रेटस। तो ये होता है जो लॉज बनते हैं वो हमारे थ्रू बनेंगे, बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के थ्रू लॉज बनाए जाते हैं वो बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल होता है, ये अब्राहम लिंकन ने बोला था। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा डेमोक्रेसी के ऊपर पॉइंट आया। सो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैव ए डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम इन द वर्ल्ड। बहुत सारे कंट्रीज़ के पास ये पॉलिटिक मतलब पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम है, जो वर्ल्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेमोक्रेसी रिक्वायर्स दैट द सिटीजन्स आर इक्विप्ड विथ सर्टेन ट्रेड्स। यहाँ पे बोला गया डेमोक्रेसी क्या रिक्वायर करता है ना, सिटीजन्स जो भी हैं वो क्या करेंगे, कुछ कैरेक्टर्स को कैरी करेंगे। इफ़ दिस ट्रेड्स आर नॉट कल्टिवेटेड इन सिटीजन, इफ़ ये सारे कैरेक्टर सिटीजन्स के विद इन नहीं आता है, और डेमोक्रेसी कैन नॉट बी सक्सीडेड। अगर ये कैरेक्टर्स हमारे अंदर इम्प्लीमेंटेड नहीं होंगे, कल्टिवेटेड नहीं होंगे, तो ये डेमोक्रेसी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। सो इन ब्रीफ, डेमोक्रेसी कैन बी सक्सेसफुल व्हेन इट्स सिटीजन्स एबल सिटीजन्स, मतलब हम जब सिटीजन्स प्रॉपरली बन जाए तभी जाके डेमोक्रेसी सक्सेसफुल होगा। इसीलिए बोला गया ना, जो भी लॉज बनेंगे, रूल्स बनते हैं, वो गवर्नमेंट बनेगा, इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, जो भी करेंगे बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल है। तो लोग अगर प्रॉपर सिटीजन ना बने तो ये गवर्नमेंट भी नहीं चलेगा। तो डेमोक्रेसी का सक्सेस है सिटीजन्स के ऊपर। तो फॉर कल्टिवेशन ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड, देखो अभी बोलोगे मैम हिस्ट्री कब से साइंस बन गया, हिस्ट्री साइंस नहीं बना, बट हिस्ट्री में जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है कि ऑन द बेसिस ऑफ सम इवेंट्स, incidents, or some experience, or some examples, we can solve any problem in our
present time. So in our present time we need a basic information about the past, and which help us to grow more and more, and to choose the basic path or to choose the proper path in our life to achieve our main goal. So इसके लिए हमें चाहिए, मतलब it gives you the solution. Problem solving, that means it gives you the solution, how to solve a problem, how to solve a problem with the help of the past evidences. Because many people are there who told you about many type of things, that is solutions given by different type of historians, solution given by many type of kings and everybody. So we use that formula here also and solve our present problems. So for cultivation of scientific attitude is very important. Nextly, utility for student. देखो अभी तो यूटिलिटी समझ आया, बिकॉज स्टूडेंट्स आर द फ्यूचर सिटीजन, स्टूडेंट्स आर द मिरर ऑफ दिस प्रोग्रेसिव कंट्री. Students are the very much important persons of our country because they lead us in future time. They lead us, they guide us, they develop our country properly. So on the very important point, uh, teaching history is very important and mandatory for them. And the traits cultivated in childhood remains with a person lifelong, and it influences the characters and personality. तो हम अगर हिस्ट्री पढ़ाते हैं, ये बहुत नो लेस इम्पॉर्टेंट, मतलब अदर सब्जेक्ट से ऐसा नहीं है जो ये इम्पॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड ये लाइफ लॉन्ग चलता है. ये बच्चों का कैरेक्टर्स एंड पर्सनालिटी बिल्डअप करता है, एंड बच्चों को एक प्रॉपर सिटीजन्स बनाता है. सो ना 2 लाइन लिखा गया है, इसको एग्जाम पे नहीं लिखना है, बट 2 लाइन समझो, अच्छा लगेगा. ब्रेथ्स, दे आर द मैन विथ सोल सो डेड, हु हैथ नेवर सेड दिस इज़ माई ओन नेटिव लैंड. ठीक है, तो यहाँ पे 2 लाइन लिखा गया है, बट ये लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब आपको एग्जाम्पल में नहीं देना है. ना ही ये पोएम है, एक सर वाल्टर स्कॉट का एक पोएम है, तो इसको नहीं करना है. सो बोलते हैं ना, मतलब अगर आप जिंदा रहना चाहते हो तो आपको ब्रीदिंग करना पड़ेगा. आपका सोल अगर डेथ हो जाए तो आप ब्रीदिंग करने से भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है. ठीक है, तो आपका सोल जिंदा होना चाहिए, एंड ये आपके नेटिव लैंड के साथ ही जुड़ा रहना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि नेशनलिज्म, सिटीजनशिप क्या है. प्रैक्टिकल यूटिलिटी देख लो, प्रैक्टिकल में क्या है ना. एज हैज़ बीन डिस्कस्ड अबव, जितना भी हमने पढ़ा, हिस्ट्री हेल्प्स इन मेकिंग ए बेटर लाइफ एज वेल एज द अर्न लिवलीहुड. हिस्ट्री हमें बेटर लाइफ प्रोवाइड करने के लिए, हमें इकोनॉमिक कंडीशन में और बेटर करने के लिए हेल्प करता है. वी हैव बीन सीन हाउ हिस्ट्री हेल्प्स इन मेकिंग बेटर लाइफ. कैसे हमें हेल्प कर रहा है ये भी हमने देखा. हिस्ट्री ऑल्सो हेल्प्स इन रियलाइजिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लिवलीहुड सक्सेसफुली. इसको हम व्यवहार कर रहे हैं तो हमारे मतलब जीवन में जैसे हम जी सके उसके लिए ही है. ठीक है, सेवरल प्रिंसिपल्स एंड लॉज ऑफ हिस्ट्री आर क्वाइट प्रैक्टिकल. ये बहुत ही प्रैक्टिकल भी है, लीडिंग अस टू प्रैक्टिकल इन्फरेंस विच हेल्प अस टू मेक आवर लाइफ सक्सेसफुल. ये सारा हमारे लाइफ को सक्सेसफुल भी बनाता है. जैसे अर्निंग मनी हो गया, तो ये रेस्ट्रिक्शन नहीं देता, आपको ब्रॉड पर्सपेक्टिव देता है. अर्निंग मनी के बाद ये ऑल्सो हेल्प करता है कि हारमोनियस लाइफ और ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके, आपकी लाइफ को पीसफुल करवा सके, बेटर सिटीज़न बनवा सके, वर्क बेटर करो. तो ये सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ओके, सो ये आपके वैल्यूज़ हो गए. ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंस में चले जाओ, तो इंपॉर्टेंस में क्या करोगे ना. आपका क्वेश्चन एक है, मतलब आपको हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है सेकेंडरी लेवल में एंड हायर सेकेंडरी लेवल में हिस्ट्री का क्या रोल है. ठीक है, नेचर ऑफ हिस्ट्री सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी लेवल में वो करना है. तो उस क्वेश्चन के लिए अगेन कैसे पढ़ोगे पता है. आप स्टार्टिंग करोगे हिस्ट्री से, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री, मीनिंग, डेफिनेशन, ये सब कुछ रहेगा, नेचर रहेगा. उसके बाद आप आ जाओगे यहाँ पे नेचर ऑफ हिस्ट्री सेकेंडरी स्टेज में. ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है. तो हम क्या पढ़ रहे हैं वो देख लो. तो सेकेंडरी स्टेज में दिस स्टेज कंप्राइजेस क्लासेस एट 9th एंड 10th स्टैंडर्ड. सेकेंडरी स्टेज बोला गया, क्लास 9 एंड 10th स्टैंडर्ड पे ये स्टेज रहेगा. एंड ए स्टूडेंट इन दिस क्लासेस इज एडोलेसेंट. इस टाइम पे बच्चे एडोलेसेंट पीरियड में रहते हैं, ना कि चाइल्डहुड और इन्फेंसी. एडोलेसेंट पीरियड में रहेंगे, जिनका ऑलरेडी मतलब बोल सकते हो कि इस पॉइंट पे ना वो बहुत ही हाईएस्ट लेवल पे रहते हैं, कि जिनका फिजिकल, मेंटल, इमेजिनेटिव, लॉजिक, डिसीजन मेकिंग फैकल्टीज सब कुछ हाईएस्ट लेवल में है, मतलब पिक वैल्यू पे है, वो सब कुछ कैरी कर सकते हैं. एंड ही स्टार्ट्स टू अंडरस्टैंड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज वेल एज एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़. वो अपना आइडियाज़ को भी समझ सक रहे हैं,
कौन सी चीज़ों से क्या निकालना है, अमूर्त से मूर्त चिंतन तक जा सकते हैं, मतलब पर्टिकुलरली एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी हो सकता है, कॉन्क्रीट थिंकिंग तो था ही, एब्स्ट्रैक्ट तक जा सकते हैं। फोरसाइट मतलब आगे तक देखने का भी क्षमता बन गया है। तो एक साथ लैंग्वेज का नॉलेज भी मिल रहा है, हिस्ट्री से कल्चर्स का भी व्यू मिल रहा है, एंड बहुत सारे अर्निंग के भी पॉइंट्स उनके पास ओपन हो रहे हैं। तो ये सारे सेकेंडरी स्टेज के लिए। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स, नियर अबाउट 8 पॉइंट्स मैंने दिया है, उतना लिख लेना। टू इम्पार्ट नॉलेज ऑफ पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स फेसिंग द कंट्री। तो कंट्री क्या फेस कर रहा है, जैसे कि पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, सोशल है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, उसके ऊपर जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है उसको बता रहा है। टू इम्पार्ट नॉलेज ऑफ जनरल आइडियाज़, तो किसी चीज़ के ऊपर जनरल आइडियाज़, कंसेप्ट और हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने के लिए जो पॉइंट चाहिए वो बताता है। टू कल्टिवेट स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म एंड वर्ल्ड ब्रदरहुड। सो नेशनलिज्म का स्पिरिट, एक साथ देश को आगे बढ़ाने का नेशनलिज्म, एंड वर्ल्ड ब्रदरहुड मतलब इंटरनेशनलिज्म के ऊपर ये स्पिरिट डेवलप करा है। टू कल्टिवेट साइंटिफिक एटीट्यूड, बच्चों में साइंटिफिक एटीट्यूड का डेवलपमेंट करा है। टू प्रोवाइड नॉलेज अबाउट डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स इन द वर्ल्ड, डिफरेंट जो पॉलिटिकल सिस्टम्स पार्टीज हैं उसके ऊपर भी नॉलेज दे रहे हैं। टू इम्पार्ट नॉलेज ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस, जो भी लोकल में काम कर रहे हैं एंड गवर्नेंस में काम कर रहे हैं सबके बारे में बता रहा है। टू इम्पार्ट प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ सिविल ट्रेड्स, कैसे आप सिविलाइज्ड होंगे उसके ऊपर भी ये प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहा है। टू इम्पार्ट नॉलेज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, देयर एम्स एंड गवर्नमेंट। सो ये आपका सेकेंडरी नहीं है, मतलब आपका सेकेंडरी स्टेज का है, हायर सेकेंडरी नहीं है। तो हायर सेकेंडरी में अभी आ जाओ। तो देखो हायर सेकेंडरी स्टेज में क्या है, बाय द टाइम ये स्टूडेंट एंटर्स द स्टेज, इस समय पे जब भी बच्चे एंटर कर रहे हैं सेकेंडरी स्टेज पे, ऑल हिज फैकल्टीज हैव बीन फुल्ली डेवलप्ड। इस टाइम पे बच्चों का पीक लेवल पे नहीं, ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुका है, उनको फुल्ली डेवलप्ड हो चुका है, उनका लैंग्वेज, लॉजिक, डिसीजन मेकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एनालिसिस, एक्सप्लेनेशन, आगे तक देखने का जो नज़रिया सब कुछ डेवलप हो चुका है। देयरफॉर ही शुड बी एजुकेटेड एज पर दिस डेवलप्ड फैकल्टीज, जितना उनका डेवलपमेंट हुआ है उस बेसिस पे ही वो एजुकेटेड बन पाएगा। तो इसमें इसका एम्स क्या है देख लो। टू इम्पार्ट नॉलेज ऑफ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ हिस्ट्री, बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज देना हिस्ट्री के ऊपर, जिसके थ्रू बच्चे अपने लाइफ में यूज़ करके आगे बढ़ सके। टू एक्सप्लेन सोशल एफिशिएंसी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, सोसाइटी को कैसे यूज़ कर सकते हैं और सोसाइटी में कैसे हम एफिशिएंट बन सकते हैं उसके लिए, और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे लेना है। टू कल्टिवेट प्रॉपर एंड प्रैक्टिकल एटीट्यूड टुवर्ड्स मोरल कैरेक्टर्स, डिसिप्लिन्स, राइट्स एंड ड्यूटीज़, बच्चों के अंदर प्रैक्टिकल एटीट्यूड मतलब प्रैक्टिकली काम करने का, कल्चरल प्रॉपर एटीट्यूड, ये सब मोरल एटीट्यूड और मोरल कैरेक्टर, डिसिप्लिन, राइट्स, ये सब का डेवलपमेंट करना। टू कल्टिवेट द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म एंड वर्ल्ड ब्रदरहुड, देखो ऑलमोस्ट सेम पॉइंट्स हैं, आगे पीछे कर देना हो जाएगा। गिव देम एनालिटिकल नॉलेज, एनालिसिस करने का क्षमता बढ़ रहा है, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड अदर प्रॉब्लम्स ऑफ द कंट्री एंड सोसाइटी। टू प्रिपेयर देम फॉर देयर सोल्यूशन। टू इम्पार्ट देम नॉलेज ऑफ सोशल ईविल्स, मतलब जो सोसाइटी में ख़राब चीज़ें भी चल रही हैं उसको, एज वेल एज इनकलकेट ए स्पिरिट टू फाइट अगेंस्ट दैम, उसके अगेंस्ट कैसे फाइट करना है उसके बारे में बताता है। कल्टिवेट कैपेबिलिटी एंड स्टूडेंट्स, बच्चों के अंदर नॉलेज लेने का कैपेसिटी को बिल्डअप कर रहा है, एंड उसके साथ साथ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम के साथ कैसे कोप अप करना है उसके बारे में बता रहा है। हो गया। अभी देखो यहाँ तक था आपका क्या, दैट इज़ रिलेटेड टू हायर सेकेंडरी एंड सेकेंडरी लेवल का जो भी। तो मैंने बोला ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो 3 पेज लिखना है। तो आप स्टार्ट करोगे हिस्ट्री से, मतलब हिस्ट्री का इंट्रो, मीनिंग, डेफिनेशन, थोड़ा सा नेचर दे देना एंड ये 2 पॉइंट लिख देना, तो हो गया, पूरा हो जाएगा 3 पेज का नोट्स। अभी आपको जाना है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में। तो टेक्सोनॉमिकल पॉइंट्स नहीं चाहिए, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स चाहिए डायरेक्टली। तो एम्स और गोल ऑफ टीचिंग हिस्ट्री, एम्स और गोल ऑफ टीचिंग हिस्ट्री। तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर बी.डी. भाटिया, स्टार्टिंग सबका सेम रहेगा। स्टार्टिंग ये 4 क्वेश्चंस मैंने पढ़ाया है, चारों क्वेश्चंस का स्टार्टिंग सेम रहेगा, ठीक है। सो दैट इज़ हिस्ट्री का इंट्रो, मीनिंग, डेफिनेशन, देन उसका नेचर, उसके बाद जो भी स्टार्ट करना है। एम्स और गोल्स ऑफ टीचिंग हिस्ट्री, आपको पता है ना एम्स एंड गोल्स के विद इन, अगर एम्स बाहर का इतना बड़ा सर्कल है तो गोल्स क्या है, छोटा सा है। सॉरी, गोल्स बोल रही हूँ, आपका जो ऑब्जेक्टिव्स है वो छोटा सा है। तो ऑब्जेक्टिव्स को बाद में पढ़ोगे, पहले सेपरेट पढ़ो, फिर आफ्टर दैट कंक्लूजन के साथ आप डिराइव कर सकते हो कि विच वन इज़ बेटर एंड किसको कैसे करना है, एंड कंपैरिजन दिखा सकते हो। सो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर बी.डी. भाटिया, विदाउट द नॉलेज ऑफ एम्स, नॉलेज के एम्स के बिना, ठीक है, द एजुकेटेड इज लाइक ए सेलर who doesn't know his goal or his destination, and the students like a senderless vessel which will be drilled along the corner or somewhere ashore.
तो ये पूरा लाइन अच्छा से बोला गया है कि आपको अगर नॉलेज ना रहे तो क्या होता है, जो एजुकेटर है वो नाविक है जिसको अपना डेस्टिनेशन नहीं पता है, ठीक है, वो ऐसा नाविक है जिसको अपना डेस्टिनेशन नहीं पता है, वो गुम हो जाएगा, गुमनाम हो जाएगा, ठीक है। और बच्चे कैसे हैं ना, बच्चे बोल सकते हो एक छोटे से नौका जैसे हैं जिसमें बहुत सारे होल हो चुके हैं, वो पानी में डूबते जाएंगे, कहीं पे भी जाके, मे भी हो सकता है किनारे तक पहुंच के भी डूब जाए। तो ये चीज़ बोला गया प्रोफेसर वीडी भाटिया के थ्रू। अभी देखो एम्स ऑफ टीचिंग क्या है, अभी तो पढ़ के आए हो बहुत सारे एम्स, तो उस एम्स के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ आपने पढ़ा था ना, सेम चीज़ है, देखो सिर्फ आपको अरेंजमेंट करना चाहिए, हो जाएगा। फॉर द डिसिप्लिनरी एम, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पावर एम, फॉर वोकेशनल एम, यूटिलिटारियन एम, मोरल एम, कल्चरल एम, सोशल एम, एस्थेटिक एम। मैंने आपको बोला था कि ये जो एम्स है ना, ये सारे सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट सेम होता है, सिर्फ आपको सब्जेक्ट का नाम ही चेंज करना है। अगर जिसके पास थोड़ा सा बनाने का कैपेसिटी है, बना के लिखने का, वो चेंज कर ही लेगा, बिकॉज हिस्ट्री आपका मेन सब्जेक्ट है, जियोग्राफी आपका मेन सब्जेक्ट है। जो जिसका मेन ऑनर्स पेपर है वो तो जानता है कि हिस्ट्री से हमें क्या मिला है, तो वहाँ से वो बेस बना के लिख सकता है कोई भी एग्जाम्पल्स दे के, इसलिए ये डिफिकल्ट नहीं लगना चाहिए। तो फॉर द डिसिप्लिनरी एम बोलो, डिसिप्लिन रखना मतलब एक बैलेंस में रखना। सो इट इज़ कंसर्न विद द मेंटल डिसिप्लिन, ये दिमाग के साथ संयुक्त है और जुड़ा हुआ है इंटेलेक्चुअल पावर और कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ। सो हिस्ट्री हेल्प करता है डेवलपमेंट ऑफ फीलिंग ऑफ डिसिप्लिन, बच्चों को डिसिप्लिन रखने का जो फीलिंग है उसके लिए, माइंड को बहुत ही कूल रखता है, बहुत कुछ ज्ञान देता है, एंड बच्चे थिंक कर पाते हैं, कोई चीज़ों को समझ पाते हैं, कोई एक्टिविटीज़ को कंपेयर कर पाते हैं और डिसीजंस भी ले सकते हैं। तो दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट। अभी देखो नेक्स्ट, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पावर एम। पावर एम क्या होता है, पावर ऑफ थिंकिंग रीजनिंग, ये आपको पावर, बॉडीली पावर नहीं दे रहा है, ये आपको पावर दे रहा है थिंकिंग, रीजनिंग, कंसंट्रेशन, एक्सप्रेशन, डिस्कवरी एट्सेट्रा। कंसंट्रेशन, रीजनिंग, थिंकिंग, एक्सप्रेशन, डिस्कवरी एट्सेट्रा। तो ये हो गया आपकी पावर ऑफ थिंकिंग, दैट मीन्स यू हैव टू मैनेज योर ऑल थिंग्स, मतलब आपके माइंड में जितने भी चल रहे छोटे छोटे पार्ट्स में स्कीमास, वो सारे एक साथ मिलकर आप थिंकिंग कर सकते हो। रीजनिंग, रीजन आउट करना। कंसंट्रेशन, फोकस कर सकते हो। एक्सप्रेशन, किसी चीज़ को आप भाव से दिखा सकते हो, एंड डिस्कवरी, कोई चीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। सो ये डेवलपमेंट ऑफ पावर एम हो गया। वोकेशनल एम देखो, दैट मीन्स अर्निंग मिलेगा, टेक्निकल वे से हो या वोकेशंस के थ्रू हो, मतलब आप हिस्ट्री के थ्रू बहुत कुछ जान सकते हो, इसके थ्रू आप आगे बढ़ सकते हो, तो इसलिए। यूटिलिटारियन नेम क्या है, यूटिलाइज से आया यूटिलिटारियन। सो प्रैक्टिकल वैल्यू मिलेगा, अभी पढ़ के आया था ना प्रैक्टिकल वैल्यू। सो हिस्ट्री गिव्स यू द भास्ट नॉलेज अबाउट इन डिफरेंट वर्क्स और डिफरेंट एबिलिटीज़ और कैपेबिलिटीज़, स्किल्स के बारे में भी पता था कि डे टू डे लाइफ में लोग पहले क्या करते थे, अब हम क्या करते हैं और आगे कैसे जाओगे। तो ये आपका पर्पसफुल एंड functional relationship है between the subject and the practical life. The study of history is also very helpful in developing different type of abilities. बच्चों में abilities बिल्डअप करने के लिए हेल्प करता है, लीडिंग कैपेसिटीज़ देता है, एंड इट्स नॉलेज मेक्स ए पर्सन ए कंप्लीट मैन, इसका नॉलेज इंसानों को कंप्लीट मैन बनाता है। मोरल एम क्या है, इट एनेबल्स द लर्नर्स टू इम्बाइब द एट्रीब्यूट्स ऑफ मोरालिटी। बच्चों में देखो इम्बाइब क्या होता है, इम्बिवेशन हम बोलते हैं, सपोज एक ना कॉटन ले लो, कॉटन को हमने एक ग्लास पानी में डुबो दिया तो क्या हो जाएगा, उसमें वाटर जैसे इनटेक कर रहा है, वाटर जैसे भी हम लोग ले लेते हैं या सोक कर रहा है कॉटन, तो वैसे ही उसका जो साइज़ है वो बड़ा हो जाता है, या फिर वाटर की वजह से वो थोड़ा सा फुला फुला सा दिखता है, स्वेल्ड अप हो जाता है। तो ये चीज़ को हम इम्बाइब बोलते हैं। तो सोचो इंसानों में भी कैसे मोरल वैल्यूज़ इम्बाइब हो रहे, अंदर जा रहे, तो हम लोग मोरल वैल्यू से बच जा रहे हैं। कल्चरल एम क्या है ना, प्रोग्रेस ऑफ वेरियस मॉडर्न ऑक्यूपेशन विच आर बैकबोन ऑफ मॉडर्न कल्चर, ये हमारा बैकबोन है मॉडर्न कल्चर का। सो मॉडर्न कल्चर का बैकबोन है हिस्ट्री, एंड ये आपको बताता है कि कैसे मॉडर्न मटेरियल्स को यूज़ करके आप डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स को समझ सकते हो। एंड पहले के टाइम पर जो हेरिटेज था, दैट मीन्स टूरिस्ट प्लेसेस और हेरिटेज था, उससे भी बहुत कुछ कल्चर्स के बारे में जानने को भी मिलता है। एंड ये आपको पेंटिंग, म्यूज़िक, पोइट्री सबके बारे में बताता है, दैट इज़ द कल्चरल आर्ट, हिस्ट्री का पार्ट है कल्चरल आर्ट। सोशल एम में आ जाओ। सो सोशल एम में मतलब है आपको सोशल वर्च्यूज़ और सोशल वैल्यूज़ के ऊपर बात करता है या फिर समझाता है। एस्थेटिक में क्या हो जाता है, दैट इज़ हम लोगों से मिलते हैं बहुत सारे रीज़न की वजह से, तो हमारा एक रिलेशन होता है। एस्थेटिक मतलब ब्यूटी,
सो कोई भी चीज़ के अंदर जो ब्यूटी छुपा हुआ है, कोई भी चीज़ें से आप जब मिलते हो तो उसके साथ जुड़े हुए जो भी ब्यूटी थिंग्स हैं वो आप उसको लेना पसंद करते हो. सो इट इज़ टू डेवलप देयर एस्थेटिक सेंसिबिलिटीज़, मतलब सेंसिटिव होंगे बहुत ज़्यादा, सेंसिबिलिटीज़, एंड मेड देयर वेराइंग इंटरेस्ट, मतलब वेराइटीज़ ऑफ इंटरेस्ट जो जानने का होता है उसको डेवलप करता है. एंड हेल्प इन द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ देयर लीजर टाइम, खाली समय को कैसे व्यवहार करें डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स को यूज़ करके वो बताता है. तो ये एस्थेटिक एम है. अभी देखो जनरल एम में आ जाओ. क्या कहता है ना, टू प्रोवाइड द ब्रॉड ऑब्जेक्टिव, ये बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हिस्ट्री जैसे स्किल, नॉलेज, इंटरेस्ट, एप्लीकेशन, एप्रिशिएशन, अंडरस्टैंडिंग. तो देखो ये सारी जो चीज़ है ना, ये आपका कॉग्निटिव डोमेन का है, उसको फुलफिल करता है. टू क्रिएट द इंटरेस्ट इन हिस्ट्री, बच्चों में हिस्ट्री का इंटरेस्ट क्रिएट करता है. टू डेवलप इन द लर्नर पावर ऑफ एक्सप्रेशन, पावर ऑफ एक्सप्रेशन को बढ़ाता है. हिस्ट्रिकल एफिशिएंसी होता है, हमें पता चलता है, बहुत सारा नॉलेज मिलता है. टू डेवलप द एबिलिटीज ऑफ एनालिसिस, सिंथेसिस एंड रीजनिंग, आप एनालाइज कर सकते हो, सिंथेसाइज कर सकते हो, रीजनिंग कर सकते हो. टू प्रोवाइड फंडामेंटल स्किल्स, बहुत सारे स्किल्स के बारे में पता चलता है एंड अंडरस्टैंड कर सकते हो सब्जेक्ट मैटर को. टू एनेबल द चाइल्ड टू सॉल्व हिस्ट्री प्रॉब्लम्स इन डेली लाइफ. सो डेली लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, जो कि हिस्ट्री में भी हो चुका है, पास्ट में भी हो सका है, तो उससे आप एक्सपीरियंस लेके इसको भी सॉल्व कर सकते हो. टू स्टिमुलेट द स्पिरिट ऑफ स्टडी, इन्वेस्टिगेशन, इन्वेंशन, आप आपको स्टडी करने की, एक्सप्लोर करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और नए चीज़ें बनाने के लिए हेल्प करता है, स्टिमुलेट करता है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ों को डेवलप करता है. टू ब्रिंग ऑल राउंड एंड हारमोनियस डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी ऑफ द चाइल्ड, बच्चों के अंदर ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए हेल्प करता है. टू डेवलप इन द चाइल्ड द हैबिट ऑफ कंसंट्रेशन, सेल्फ रिलेशन एंड न्यू इनोवेशन वर्क, बच्चों में कंसंट्रेशन का हैबिट बढ़ाता है, सेल्फ रिलेशन, खुद से जुड़ना, उसके बारे में भी बताता है, एंड इनोवेटिव वर्क के बारे में भी बताता है. टू एनकरेज देम टू रीड लाइफ स्टोरीज ऑफ ग्रेट एक्सपर्ट हिस्ट्री, जितने भी हिस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं उनके बारे में ये बताता है. टू डेवलप इन द चाइल्ड द हैबिट ऑफ पर्पोजिव, क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिव एंड सिंपल लिविंग, बच्चों के अंदर सिंपल लिविंग हो, प्रोडक्टिव लिविंग हो, क्रिएटिव हो और कुछ पर्पस के लिए हम जिए, इसके बारे में सिखाता है. टू डेवलप द स्किल ऑफ यूज ऑफ मॉडर्न सोशल डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर एट्सेट्रा एंड सुइटेबल टाइप ऑफ डिसिप्लिन माइंड में रखता है. ये जो रोल ऑफ हिस्ट्री टीचर एम्स है ना, इसको नहीं चाहिए, ये नहीं करोगे तो भी चलेगा. इसको अगर आप करना चाहते हो तो आप जो पढ़ा था अभी सेकेंडरी स्टेज एंड हाई सेकेंडरी स्टेज में रोल ऑफ ए टीचर लिख सकते हो कुछ पॉइंट्स तक, वो चलेगा. और नहीं चाहिए. यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स में आ जाना. सो ऑब्जेक्टिव्स आर द मीडियम विच कैन बी हेल्पफुल टू अचीव द गोल. देखो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं ना, ये सोच लो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, ठीक है. ये छोटे छोटे पार्ट्स को कंप्लीट करोगे तो बड़े पार्ट्स मिलेंगे. तो ये जो छोटा छोटा पार्ट है, ये ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2, ऑब्जेक्टिव 3, ऑब्जेक्टिव 4 ऐसा है. और ये आपका क्या है, पूरा एम है. तो पूरा एक के बाद एक को, ऑब्जेक्टिव को अगर कंप्लीट करते हो तो यू गॉट योर एम, आप अपना एम को पालोगे. सो ये चीज़ है. तो इन विच आवर फ्यू एक्शंस आर गोल ओरिएंटेड अंडर लॉन्ग टर्म प्लानिंग, but most of the actions are performed for a short term with the desire of immediate result. The purpose of these short term acts may rightly be called as objective. देखो अगर बड़े टाइम के लिए और बहुत ज़्यादा टाइम के लिए करते हो तो वो आपका एम है. तो उसके लिए जो छोटे छोटे प्लानिंग्स करते हो, शॉर्ट टाइम पीरियड में कुछ एक्टिविटीज़ को करते हो, तो वो ऑब्जेक्टिव है. ऑब्जेक्टिव तब क्या हो गया ना, ऑब्जेक्टिव्स आर दो शॉर्ट टर्म इमीडिएट गोल्स एंड मे बी अचीव्ड विद इन स्पेसिफिक क्लासरूम सिचुएशन, कुछ छोटे छोटे क्लासरूम सिचुएशन के विद इन ही. सो एक छोटा सा हम डेफिनेशन दे देंगे अबाउट ऑब्जेक्टिव्स क्या है. सो अकॉर्डिंग टू कार्टर वी गुड, ऑब्जेक्टिव इज डिजायर्ड चेंजेस और चेंज इन बिहेवियर ऑफ पीपल एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस डायरेक्टेड बाय स्कूल. ठीक है. तो ये क्या है, स्कूल के थ्रू जो रिजल्ट बच्चों में आने चाहिए और स्कूल जो सोचता है कि बच्चों में डिज़ायरेबल चेंजेस आने चाहिए, उसके लिए जो छोटे छोटे पार्ट से आप डिज़ायरेबल पार्ट से चेंजेस लाते हो, वो ऑब्जेक्टिव्स हैं. ये कार्टर वी गुड में बोला. ऑब्जेक्टिव्स कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स. ओके. एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, थोड़ा थोड़ा याद कर लो, फ्यूचर में काम आएंगे. एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या है ना, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स बहुत बड़े होते हैं बिकॉज ये स्कूल से रिलेटेड होते हैं, एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड होते हैं, एंड इसका मेन मोटो रहता है कि नॉलेज देना. दैट इज़ फिलोसॉफिकल इन नेचर. दीज आर थियोरिटिकल, इनडायरेक्ट एंड फॉर्मल. अगर मैं बोलूँ इंस्ट्रक्शनल क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस देना, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस आप TLM को यूज़ करके देते हो एंड स्पेसिफिक गोल को फुलफिल करने के लिए जो क्लासरूम में आप टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स होता है ना, उसी को यूज़ करते हो. सो द फील्ड इज़ वेरी नैरो. द फील्ड ऑफ दिस
और नैरो फिक्स स्पेसिफिक। तो ये साइकोलॉजिकल है, क्लासरूम में कुछ बिहेवियर को, डिजायरेबल बिहेवियर में चेंजेस लाने के लिए जो यूज़ करते हो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स और टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। अगर मैं एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स बोलूँ तो ये बहुत बड़ा चीज़ है, क्योंकि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स मतलब यहाँ पे आपको एक अचीवमेंट मिलना चाहिए, एक गोल आपका कंप्लीट होगा, तो उतना है। तो इतना थोड़ा सा याद रखना, कोई डेफिनेशंस नहीं चाहिए। सो सजेशंस अचीविंग ऑब्जेक्टिव, सजेशंस फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑब्जेक्टिव शुड बी सेट अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट। ऑब्जेक्टिव को सेट करना चाहिए बच्चों के नीड और उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। द ऑब्जेक्टिव शुड बी हेल्पफुल इन सिलेक्शन एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ टीचिंग एड्स। जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो सारे सिलेक्शन मतलब आप जो टीचिंग मटेरियल्स को सिलेक्ट करो, उसको यूटिलाइज करो, उसको व्यवहार करने के लिए होना चाहिए। दे शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द इंटेलेक्चुअल लेवल एंड स्टेटस ऑफ द स्टूडेंट। ये बच्चों के दिमागी विकास के लिए होगा और स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट के लिए होगा। द ऑब्जेक्टिव शुड हेल्प इन अचीविंग द एम ऑफ डेमोक्रेटिक एजुकेशन। ये बच्चों के अंदर डेमोक्रेटिक मतलब खुद से सोचने का, खुद से ज्ञान लेने का, लीडरशिप कैरेक्टर डेवलप करने का या इलेक्ट करने का कैपेसिटी को डेवलप करता है। द ऑब्जेक्टिव शुड हेल्प इन ब्रिंगिंग अबाउट डिजायर्ड चेंजेस। बच्चों में डिजायरेबल चेंजेस और बिहेवियर में चेंजेस लाने के लिए हेल्प करता है टीचर्स को। द ऑब्जेक्टिव शुड बी हेल्पफुल इन इवालुएशन ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द लर्नर के प्रोग्रेस को चेक करने के लिए हेल्प करता है। अभी देखो डिफरेंस बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स मस्ट होने चाहिए, आपको पता चलेगा क्या क्या डिफरेंसेस हैं। देखो एम्स ब्रॉड होता है, ब्रॉडर है, बट ऑब्जेक्टिव्स नैरोअर होता है। एम्स ऑब्जेक्टिव को इंक्लूड करता है, मतलब एम अगर इतना है उसके अंदर ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 ऐसे करके छोटे छोटे पार्ट्स आ जाएंगे एंड सो ऑन। बट ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, ये एम को हेल्प करता है। इट कैन बी एक्वर्ड आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड। ये लॉन्ग पीरियड के बाद ही होता है, बिकॉज एक एम को जैसे कि आपको डॉक्टर बनना है या टीचर बनना है तो आफ्टर 15 ईयर्स स्टडी करने के बाद ही आप बन पाओगे। 15 साल का पढ़ाई कंप्लीट होगा, 15-16 साल का पढ़ाई कंप्लीट होता है तभी आप बन पाते हो। तो इतना बड़ा जो पॉइंट्स हैं वो एम है। अगर मैं क्लास वाइज देख लूँ, छोटे छोटे क्लास से आपने नॉलेज लिया, वो सारे आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं। सो इट कैन बी अचीव्ड इन ए शॉर्ट टर्म, आपका ऑब्जेक्टिव हो गया शॉर्ट टर्म के लिए। दीज आर फॉर्मल, आपका एम फंक्शनल होता है। दीज आर फंक्शनल मतलब काम करता है, मतलब कम टाइम पे होता है ना, एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है। दीज आर सब्जेक्टिव, दीज आर ऑब्जेक्टिव। एम्स आर नॉट क्लियर डिफिनाइट, ये क्लियर नहीं होता, डेफिनाइट होता है। डेफिनाइट भी नहीं होता, ऑब्जेक्टिव डेफिनाइट होता है एंड क्लियर होता है। और क्या है ना, दीज आर चेंजेबल, ये सारे चेंजेबल हैं। एम्स चेंजेबल हो सकते हैं, कभी कभी हम लोग कुछ बनना चाहते हैं बट ड्यू टू सम रीज़न, इकोनॉमिक कंडीशन और आउटर प्रेशर और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा एम चेंज हो जाता है। बट आपके ऑब्जेक्टिव कम समय के लिए होता है, एक्ट्स जैसा, एक्टिविटीज़ जैसा, ये चेंज नहीं होते। दीज आर थियोरिटिकल एंड इनडायरेक्ट, बट ये आपका डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट नहीं है। एंड कंसर्न विद द लर्निंग प्रोसेस, दे आर डिफिकल्ट टू अचीव। एम्स को पाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है बट ये ईजिली मिल जाता है। दिस कैन नॉट बी इवेलुएटेड, इसको हम इवेलुएट कर नहीं सकते बट इसको हम इवेलुएट कर सकते हैं। स्कूल, सोसाइटी, नेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर फुलफिलमेंट, इसके फुलफिलमेंट के लिए तीनों चाहिए बट इसके फुलफिलमेंट के लिए ओनली टीचर रिस्पॉन्सिबल है। एम्स क्या होता है ना, इट इज़ और इट्स सोर्स इज़ सोशल फिलोसॉफी। इसका जो मेन नॉलेज है या फिर मेन बेस है वो सोशल फिलोसॉफी है, बट इसका क्या है, साइकोलॉजिकल है। सो आई होप कि इतने सारे क्वेश्चंस, मैंने 4 क्वेश्चंस आपको करवाए, सो इतना आपको फर्स्ट यूनिट से करने से हो जाएगा। बाकी का मैंने कोरिलेशन वाला पहले ही आपको बोल दिया है कि कैसे लिखना है, अगर आया तो बाई चांस शॉर्ट क्वेश्चन में। अदरवाइज फर्स्ट यूनिट में आप ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के साथ इतना पढ़ लोगे तो हो जाएगा। सेकंड यूनिट ऑलरेडी कंप्लीटेड है, थर्ड यूनिट भी मोस्ट ऑफ द पार्ट कंप्लीटेड है। इंस्ट्रक्शनल मीडिया देख लेना, तो आपको जो TLM एंड इंस्ट्रक्शनल मीडिया का वीडियो देख लेना, आपको लास्ट जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। बट उसके साथ जो फिल्म स्ट्रिप्स हैं, मैप्स हैं, उसके लिए मैं छोटे छोटे पॉइंट्स बनाते जाऊँगी, छोटा छोटा वीडियो डालते जाऊँगी, तो डोंट वरी, वो भी आ जाएगा। और एक 3 मेथड्स हैं जो नहीं पढ़ाई हूँ आपको, तो वो आपको कल की क्लास में मिल जाएगा, ठीक है। तो इतना ही है। सो आई होप इतना आपको समझ आया हो, क्योंकि क्लास में मैंने देखा कि बच्चे नहीं आ रहे, तो सर के अकॉर्डिंग इतना क्लासेस करने से नहीं होगा। एंड आई होप कि मंडे से आपके जो क्लासेस होंगे वो आपके रिवीजन क्लासेस होंगे। तो मैं ऑल टोटल जितने भी सिलेक्टिव्स दी हूँ उसके बेसिस पे ही मैं आपका रिवीजन करवाऊँगी जनरल पेपर्स का, जब तक आपके एग्ज़ाम्स नहीं आ रहे। मोस्ट प्रोबेबली हम इस जो और 14-15 दिन रहेगा मंडे से लेके वहाँ पे डिस्कशन करेंगे। सो आई होप इतना समझ आया हो। अगर समझ आया लाइक शेयर कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइक तो कर दो एटलीस्ट, क्योंकि आप लोगों के लिए मेहनत किया जा रहा है, तो लाइक कर देना। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।